हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन का अध्ययन करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दिनांक 28 फरवरी को विद्यालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने हेतु विज्ञान मेले का आयोजन किया। प्रवेश द्वार पर स्वागत करते समय भाई बहन अश्विन और कीर्ति को एक श्वेत कागज दिया गया। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें ये श्वेत कागज क्यों दिया गया है। कुछ कदम आगे एक कार्यकर्ता इन कागजों पर एक द्रव पदार्थ छिड़क रही थी। भाई बहन ने भी अपने श्वेत कागजों पर छिड़काव करवाया। द्रव पदार्थ के छिड़कते ही उनके कागजों पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है वाक्य दिखाई दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। चित्र 2.1 आइए देखते हैं। ये देखिए, अश्विन और कीर्ति हैं। ये उनके पास कोरा कागज है और इस पर एक पदार्थ छिड़का गया। ये पदार्थ छिड़कने के बाद इस पे दिखने लग गया, विज्ञान के अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। वे यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक एवं उत्साहित थे कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है। उनकी जिज्ञासा आंशिक रूप से तब संतुष्ट हुई जब वे पदार्थों के रंगीन संसार नामक स्टॉल पर पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न पदार्थों को मिश्रित करने पर रंगों में परिवर्तन होने वाली अनेक गतिविधियां देखी। उन्होंने इन परिवर्तनों के विषय में और अधिक खोजने का निर्णय लिया। आइए हम भी सीखने के इस रोमांच में उनके साथ सम्मिलित होते हैं। 2.1 प्रकृति हमारी विज्ञान प्रयोगशाला। 2.1.1 लिटमस एक सूचक के रूप में। क्रियाकलाप 2.1 आइए अन्वेषण करें। विभिन्न प्रतिदर्श या नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का विलयन, चूने का पानी, नल का पानी, कपड़े धोने का पाउडर, वॉशिंग पाउडर का विलयन, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन एकत्रित कीजिए। नीले लिटमस पत्र की एक पट्टी लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इन टुकड़ों को एक स्वच्छ व शुष्क सफेद पट्टी का यानी टाइल पर फैला लीजिए। बिंदुपाती की सहायता से प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद इन टुकड़ों पर डालिए, जैसा कि चित्र 2.2 का में दर्शाया गया है। ये देखिए, चित्र 2.2 का नीले लिटमस पत्र में रंग परिवर्तन हो रहा है। क्या आपने नीले लिटमस के टुकड़ों के रंग में किसी परिवर्तन का अवलोकन किया? तालिका 2.1 में अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। यही क्रियाकलाप चित्र 2.2 ख में दर्शाए अनुसार लाल लिटमस पत्र के टुकड़ों के साथ दोहराइए और अपने अवलोकनों को तालिका 2.1 में अभिलेखित कीजिए। चित्र 2.2 ख लाल लिटमस पत्र में रंग परिवर्तन। चूने का पानी कैसे तैयार करें? चूने के पानी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहा जाता है। यह लाइम शब्द से नींबू का अर्थ ना लें। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। इसे लाइम यानी चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए अबाधित रखकर सरलता से तैयार किया जा सकता है। इस द्रव को दूसरे पात्र में छानकर चूने के पानी के रूप में इसका उपयोग कीजिए। बच्चों, यह तालिका 2.1 है। नीले और लाल लिटमस पत्र से प्रतिदर्शों की प्रकृति का परीक्षण। प्रतिदर्श का नाम जो भी आपने चीजें ली हैं, जैसे नंबर 1 पर है नींबू का रस। फिर क्या है? प्रतिदर्श की एक बूंद डालने के पश्चात नीले लिटमस पत्र का रंग, यानी कि नीले लिटमस रंग पे आपने नींबू की एक बूंद डाली तो उसका रंग कैसा हुआ वो आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर है प्रतिदर्श की एक बूंद डालने के पश्चात लाल लिटमस पत्र का रंग, यानी नींबू की एक बूंद लाल लिटमस पर जब आप डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार साबुन का विलयन लेंगे आप, तो आप जब उसे नीले लिटमस पर डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा वो आपको यहाँ लिखना है। और अगर उसे आप लाल लिटमस पर डालेंगे तो उसका रंग कैसा परिवर्तन होगा आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार अन्य प्रतिदर्शों पर भी आपको
इसी प्रकार देखना है। आइए अब तालिका 2.1 का विश्लेषण करें और प्रतिदर्शों को 3 समूहों में निम्नानुसार वर्गीकृत करें। समूह क में वे प्रतिदर्श हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। समूह ख में वे प्रतिदर्श हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। समूह ग में वे प्रतिदर्श हैं जो दोनों ही प्रकार के लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे तीनों समूह लिखे हुए हैं और आपको उन प्रतिदर्शों को इन समूहों में लिखना है। आइए देखें ये बालिका क्या कह रही है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि लाल और नीले लिटमस पत्र की पट्टियां किस पदार्थ से बनी हैं। अब इन पर कुछ प्रतिदर्शों की बूंदें डाली जाती हैं तो इनका रंग क्यों बदल जाता है। ये देखिए चित्र 2.3, ये नीला एवं लाल लिटमस पत्र है। आइए पता लगाएं। लिटमस लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस 2 रूपों में उपलब्ध होता है, विलयन के रूप में एवं कागज की पट्टियों के रूप में। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र 2 रंगों के होते हैं, नीला और लाल, जैसा कि चित्र 2.3 में दर्शाया गया है। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि लिटमस अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाता है, अतः यह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। कुछ अन्य पदार्थ जो प्राकृतिक और मानव निर्मित हैं उनका उपयोग भी सूचक के रूप में किया जा सकता है। मानव निर्मित सूचकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। आप उच्च कक्षाओं में इनके विषय में और अधिक जानेंगे। समग्र दृष्टि। लाइकेन 2 जीवों की सहजीविता से बनते हैं, जिनमें एक कवक होता है और दूसरा शैवाल होता है। ये उन क्षेत्रों की चट्टानों और पेड़ों पर उगते हैं जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और वायु स्वच्छ होती है। क्या आपको अपने आसपास के पेड़ों पर लाइकेन मिलते हैं? आइए अब तालिका 2.2 में समूह क, ख एवं ग में क्रमबद्ध पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। समूह क के पदार्थों जैसे नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी और सिरका ने नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। इसका अर्थ है कि ये पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। समूह ख के पदार्थों जैसे साबुन का विलयन, बेकिंग सोडा का विलयन, चूने का पानी और कपड़े धोने के पाउडर का विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अतः ये पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समूह ग के पदार्थों जैसे नल का पानी, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन इत्यादि से दोनों प्रकार के लिटमस पत्रों का रंग नहीं बदलता है। क्या आप इनकी प्रकृति के विषय में पूर्वानुमान लगा सकते हैं? इन पदार्थों को उदासीन कहा जाता है क्योंकि ये ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय। क्रियाकलाप 2.2। आइए संबंध ढूंढें और अन्वेषण करें। क्या तालिका 2.2 के समूह क में सभी पदार्थ खाने योग्य हैं? क्या आपने कभी इन खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है? क्या आपको उनके स्वाद का स्मरण है? आप पाएंगे कि ये सभी पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थों में अम्ल होता है और वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सावधानी देखिए बच्चों, जब तक कहा न जाए तब तक कुछ भी न चखें। किसी भी अज्ञात पदार्थ का स्वाद ना चखें। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ और उनमें उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम चित्र 2.4 में दिए गए हैं। ये देखिए बच्चों, इस टोकरी में कुछ खाद्य पदार्थ हैं। ये नींबू है, सिट्रिक अम्ल। ये देखिए आंवला है, सिट्रिक अम्ल एवं एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। यह आम है, टार्टरिक अम्ल। यह टमाटर है, सिट्रिक अम्ल एवं ऑक्सैलिक अम्ल। निम्नलिखित पदार्थों में उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम पता कीजिए और लिखना है। देखिए बच्चों, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए अब समूह ख से एक पदार्थ का विलयन लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के
विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें। आपने क्या अनुभव किया? यह साबुन जैसा चिकना लगता है। क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं। इसके अतिरिक्त क्षार साधारणतः स्वाद में कड़वे होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा है उसमें क्षार की उपस्थिति हो ही। उदाहरण के लिए करेले का स्वाद कड़वा होता है, परंतु ये क्षारीय प्रकृति का नहीं है। आइए देखें यह बालक क्या सोच रहा है। अब मैं एक सूचक का उपयोग करके आंगन को स्वच्छ करने वाले द्रव पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण कर सकता हूँ। ये बालिका क्या सोच रही है? यदि लिटमस उपलब्ध नहीं है तो क्या ऐसे अन्य प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 2.1.2 लाल गुलाब एक सूचक के रूप में। आपने अपने आसपास अनेक रंग बिरंगे पुष्प देखे होंगे। इन पुष्पों का उपयोग करके सूचक बनाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 2.3 आइए तैयार करें। बच्चों ये लाल गुलाब का पौधा है। अपने आसपास से लाल गुलाब के पुष्पों से झड़ी हुई पंखुड़ियां एकत्रित कीजिए। चित्र 2.5। इसके लिए कृपया पुष्पों को तोड़े नहीं, अपितु आप भूमि पर गिरी हुई पंखुड़ियां अथवा पुष्प उठा सकते हैं। एक मुट्ठी भर लाल गुलाब की पंखुड़ियां लीजिए और उन्हें पानी से धो लीजिए। खरल और मूसल का उपयोग करके पंखुड़ियों को कुचलिए। इन्हें एक कांच के गिलास में रखिए। इस कांच के गिलास में थोड़ा गर्म पानी डालिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि कुचली हुई पुष्प की पंखुड़ियां पूर्णतः पानी में डूब गई हैं। ये देखिए इसमें सावधानी क्या बरतनी है। यह कार्य किसी वयस्क के निर्देशन में ही कीजिए। आगे चलते हैं। कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए। इसके पश्चात 5-10 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि पानी रंगीन ना हो जाए। चित्र 2.6। अब इसे छान लीजिए। ये देखिए गर्म पानी में डूबी हुई लाल गुलाब की पंखुड़ियां। निस्यंदन के पश्चात प्राप्त द्रव वांछित अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पुष्प अर्क 2.7 है। ये देखिए बच्चों, यह लाल गुलाब का अर्क है। ये परख नली है और ये परख नली स्टैंड है और इसके अंदर लाल गुलाब का अर्क है जो हमने अभी बनाया। क्रियाकलाप 2.4 आइए पता लगाएं। तैयार किए गए लाल गुलाब के अर्क की 10-20 बूंदों को 2 छोटी पारदर्शी बोतलों अथवा परख नलियों में डालिए। उन्हें क और ख में चिन्हित कीजिए। बिंदुपाती यानी ड्रॉपर की सहायता से परख नली क में नींबू के रस की 20 से 30 बूंदें डालिए और परख नली ख में साबुन के विलयन की 20-30 बूंदें डालिए। दिए गए अर्क में किसी भी प्रकार के रंग परिवर्तन 2.8 चित्र को देखिए और उन्हें तालिका 2.3 में अभिलेखित कीजिए। क्रियाकलाप 2.1 में प्रयुक्त अन्य प्रतिदर्शों के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं और अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में अभिलेखित कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये लाल गुलाब के अर्क का में नींबू का रस जो है डाला गया है और साबुन का विलयन मिलाने पर रंग परिवर्तन हुआ है। ये खाव वाले में, खाव की परख नली में। तो आप देख सकते हैं रंग का परिवर्तन। लाल गुलाब के अर्क से प्रतिदर्शों की प्रकृति का परीक्षण। प्रतिदर्श का नाम नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस और अन्य भी अगर आप लेना चाहें प्रतिदर्श तो ले सकते हैं। प्रतिदर्श मिलाने पर गुलाब के अर्क के रंग का परिवर्तन आपको यहाँ लिखना है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ वो किस प्रकृति का है। आगे चलते हैं। इन अवलोकनों पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित कर उसे लाल कर देते हैं, क्या ये वही प्रतिदर्श हैं जो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कर देते हैं? समूह का तालिका 2.2। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित कर उसे हरा कर देते हैं, क्या ये वही प्रतिदर्श हैं जो लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देते हैं? समूह ख तालिका 2.2। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं, क्या ये वही प्रतिदर्श हैं जिनसे लाल और नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है? समूह ग तालिका 2.2। उपरोक्त क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि लाल गुलाब के अर्क का उपयोग भी पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। अतः यह आम्ल क्षार सूचक का एक अन्य उदाहरण है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन को लाल वर्ण का और क्षारीय विलयन को हरे वर्ण का कर देता है। क्या अब आप तालिका 2.3 में पदार्थों की प्रकृति लिख सकते हैं? तो बच्चों, इस आधार पर ही आपको इन पदार्थों की प्रकृति लिखनी है। हमें विश्वास है कि आप प्राप्त परिणामों से उत्साहित होंगे। आप कुछ सब्जियों, फूलों एवं फलों जैसे चुकंदर, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी, जामुन और लाल गुड़हल यानी हिबिस्कस के पुष्प का अर्क तैयार करने और उससे पदार्थों का परीक्षण करने की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। वे भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बच्चों, आइए देखें कुछ रोचक तथ्य। हाइड्रेजिया एक पौधा है जो हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में ठंडी जलवायु में उगता है। इसमें मृदा की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प खिलते हैं। अम्लीय मृदा में नीले रंग के पुष्प खिलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा में गुलाबी या लाल रंग के पुष्प खिलते हैं। क्या माली मृदा की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति को समायोजित कर हाइड्रेजिया के भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों को उगा सकते हैं? 2.1.3 हल्दी एक सूचक के रूप में हमने क्रियाकलाप 2.1 में नीले और लाल लिटमस पत्र का उपयोग किया है। क्या आप कुछ अन्य प्राकृतिक सूचकों के द्वारा भी कागज की पट्टियां बना सकते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलाप कर जानने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 2.5 आइए बनाएं। किसी पात्र या पैट्री डिश में 1 चम्मच हल्दी लीजिए और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लेप बना लीजिए। चित्र 2.9 का आप चाहें तो कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा पीसकर भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी के लेप में फिल्टर पत्र का एक टुकड़ा सावधानी पूर्वक डुबाइए जब तक कि यह पीले रंग का ना हो जाए। इसे बाहर निकालिए और सूखने दीजिए। इस पीले कागज को पतली पट्टियों में काटिए, जिनका हल्दी पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चित्र 2.9 खा देखिए। ये देखिए बच्चों, ये हल्दी का लेप है, ये हल्दी पत्र है। सावधानी आपको बरतनी है, यह कार्य किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। बिंदुपाती की सहायता से क्रियाकलाप 2.1 में उपयोग किए गए प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद को हल्दी पत्र की भिन्न भिन्न पट्टियों पर डालिए। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अभिलेखित कीजिए। तालिका 2.4 हल्दी पत्र से प्रतिदर्शों की प्रकृति का परीक्षण। क्रम संख्या है यहाँ पर। प्रतिदर्श का नाम नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस। यहाँ आपको और कोई प्रतिदर्श लेना है तो आप लिख सकते हैं। प्रतिदर्श की एक बूंद डालने पर हल्दी पत्र का रंग, यानी नींबू की एक बूंद अगर आप हल्दी पत्र पर डालेंगे तो उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार अन्य का भी आपको लिखना है। चलिए बच्चों, आगे अध्ययन करते हैं। आपने क्या अवलोकन किया? क्या सभी प्रतिदर्शों से हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है? उन प्रतिदर्शों को समूहीकृत कीजिए जो हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। तालिका 2.2 में दिए गए समूह क, ख और ग के प्रतिदर्शों के साथ इनकी तुलना कीजिए। क्या अम्लीय पदार्थों की जांच के लिए हल्दी पत्र को सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अवलोकनों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हल्दी पत्र का उपयोग क्षारीय प्रकृति के पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। तथापि इससे अम्लीय पदार्थों और उदासीन पदार्थों के मध्य भेद नहीं किया जा सकता। रोचक तथ्य, हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है? हल्दी अदरक कुल की एक सदस्य है जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में एक सामान्य मसाले के रूप में भोजन को स्वाद व रंग प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अन्य लाभों पर शोध किया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हल्दी को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है एवं इसका उपयोग सामान्यतः अनेक पारंपरिक घरेलू उपचारों में किया जाता है। बच्चों, ये देखिए हल्दी,
आपके घर में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है? आप अपनी माताजी से हल्दी से संबंधित और उपयोग के बारे में भी जानकारी लीजिए। अश्विन ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने शिक्षक के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक शुभकामना पत्र बनाया। उसने श्वेत कागज पर हल्दी का लेप लगाकर उसे सुखाया। तालिका 2.4 में परीक्षण किए गए विलयनों में से उसने एक विलयन का उपयोग करके अपनी शुभकामनाएं शिक्षक की मातृभाषा ओडिशा भाषा में उस शुष्क कागज पर लिखी। संदेश लिखने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? शिक्षक ने इस अवधारणा पर आधारित रचनात्मक प्रयोग के लिए अश्विन की सराहना की। देखिए, ये बालक क्या कह रहा है? क्या ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ मिलाने पर परिवर्तित हो जाती है? कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। आइए और अधिक जानें। क्रियाकलाप 2.6 आइए जांच करें। एक पात्र में कुछ बारीक कटे हुए प्याज लीजिए। साथ ही इसमें साफ सूती वस्त्र की अथवा निस्यंदन पत्र की कुछ पट्टियां भी डालिए। पात्र को कसकर बंद कीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। पात्र से सूती वस्त्र या निस्यंदन पत्र की 2 पट्टियां निकालिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखिए और एक पट्टी पर इमली के पानी की कुछ बूंदें डालिए। दूसरी पट्टी पर बेकिंग सोडा के विलयन की कुछ बूंदें डालिए। बूंदों को पट्टियों पर फैलने दीजिए। गंध की पुनः जांच कीजिए। क्या आपने प्याज के टुकड़ों में तैयार की गई पट्टियों पर इमली का पानी और बेकिंग सोडा का विलयन डालने से पूर्व एवं पश्चात आने वाली गंध में किसी परिवर्तन का अनुभव किया? अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। इसी प्रकार अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के साथ गंध में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए और अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। वैज्ञानिक से परिचय। चलिए बच्चों, हम वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी का परिचय देखें। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे टी.सी. रे को आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से रासायनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत लौट आए। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को अग्रसर करने में योगदान दिया। उन्होंने सामान्य संवत 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाओं के क्षेत्र में एक कंपनी होती है, की स्थापना भी की। वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में निहित व्यक्ति थे। भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास पर अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक जगत में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। समाज सुधारक रे ने शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग का समर्थन भी किया था। 2.2 क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित किया जाता है? आइए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसकी जांच करें। क्रियाकलाप 2.7 आइए प्रयोग करें। एक परख नली में नींबू के रस की एक बूंद लीजिए और उसमें पानी की लगभग 20 बूंदें डालिए। इसके रंग का अवलोकन कीजिए। इसमें नीले लिटमस विलयन की एक बूंद डालिए। क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? चित्र 2.10 का ये देखिए बच्चों, यह चित्र। इस परख नली में सावधानी पूर्वक बिंदुपाती की सहायता से चूने के पानी को बूंद बूंद कर डालिए और इसे भली भांति हिलाइए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? एक अवस्था आती है जब विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। चित्र 2.10 खा में देखिए, विलयन का रंग नीला हो गया है। अब उपरोक्त विलयन में पुनः नींबू के रस की एक बूंद डालिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रंग में परिवर्तन क्यों होता है? प्रारंभ में जब नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की एक बूंद डाली जाती है,
तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। जब इस परख नली में चूने का पानी मिलाया जाता है, तो विलयन का रंग अंततः लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि परख नली में उपस्थित विलयन अब अम्लीय नहीं रहा। चूने के पानी ने अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया। अब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है, तो हम देखते हैं कि परिणामी विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन होने के साथ साथ लवण और जल का भी उत्पादन होता है। ये देखिए बच्चों, अम्ल के साथ क्षार है तो लवण, जल और ऊष्मा तीनों का उत्पादन हुआ। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां आप उदासीनीकरण प्रक्रिया के उपयोग को देख सकते हैं। आइए पता करें। 2.3 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया। स्थिति 1, कीर्ति उद्यान में एक तितली को देख रही थी। उसका हाथ पेड़ के तने पर टिका हुआ था। अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया। इससे उसकी त्वचा लाल हो गई और उसे बहुत दर्द हुआ। चित्र 2.11, यह देखिए। उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर नम बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की, जिससे उसे दर्द में आराम मिला। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव यानी फार्मिक अम्ल स्रावित करती है। अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा से रगड़कर अप्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। आपके क्षेत्र में चींटियों के काटने पर उपचार के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाते हैं? आइए बच्चों, स्थिति 2 देखें। स्थिति 2, कृषक पोर्टल यानी कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कृषक ने पूछा, मेरे पौधे कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो गई है। रासायनिक उर्वरक पौधों को उन्नत प्रकार से विकसित करने के लिए मृदा में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। मृदा के उपचार हेतु कृषक को क्या सुझाव दिया जा सकता है? ये देखिए बच्चों, मृदा की अम्लीय प्रकृति को उदासीन करना, ये प्रक्रिया चल रही है। आगे पढ़ते हैं हम। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो पौधे भली भांति विकसित नहीं होते हैं। इसे चूने से उपचारित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, ये कृषक क्या कर रहा है? अपने खेतों में चूने का छिड़काव कर रहा है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद और कंपोस्ट की गई पत्तियां जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं, जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कभी कभी मृदा उदासीन हो सकती है, परंतु उसमें उगने वाले पौधों का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है। यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। स्थिति 3, अश्विन का मित्र गुरबीर एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। उसने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस की झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि झील में कारखानों का अपशिष्ट छोड़ा जा रहा हो। यदि कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील में मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कारखानों के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। आइए निष्कर्ष निकालें। अब क्या आप बता सकते हैं कि जब अश्विन और कीर्ति के श्वेत कागज पर द्रव छिड़का गया तो उन पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ क्यों दिखाई दिया? क्या आपको एक संभावना यह भी लगती है कि छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का और कागज पर लिखने के लिए साबुन के विलयन का प्रयोग किया गया होगा? चलिए बच्चों, पाठ में पढ़े गए कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः चर्चा करें। संक्षेप में, हमारे आसपास के पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में वर्गीकृत किया जा सकता है।
लाइकेन, लाल गुलाब, लाल गुड़हल, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी आदि के अर्क का उपयोग पदार्थों की प्रकृति की जांच करने के लिए किया जा सकता है। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस सूचक का रंग नीला कर देते हैं। लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल वर्ण का तथा क्षारीय विलयन में हरे वर्ण का हो जाता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयनों में अपरिवर्तित रहता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। लाल चींटी का काटना, मृदा की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति का होना और औद्योगिक अपशिष्ट जैसी अनेक दैनिक समस्याओं का उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रबंधित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने अध्याय 2 पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन का अध्ययन समाप्त किया है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन को उत्क्रमिक कर देगा? तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चूने का पानी, बेकिंग सोडा, सिरका, साधारण नमक का विलयन। तो इसका उत्तर होगा सिरका। सिरका परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न 2, आपको क, ख और ग नामांकित 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं, परंतु आप नहीं जानते हैं कि इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। विलयन क में लाल लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर वह नीला हो जाता है। जब हल्दी के विलयन की कुछ बूंदें विलयन ख में डाली जाती हैं तो वह लाल हो जाता है। अंत में विलयन ग में गुलाब के अर्क की कुछ बूंदें डालने पर वह हरा हो जाता है। प्रेक्षणों के आधार पर क, ख और ग की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही विकल्प है वो है क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय, यानी कि चौथा विकल्प। प्रश्न 3, चित्र 2.13, चित्र 2.14 और चित्र 2.15 का अवलोकन कर उनका विश्लेषण कीजिए। इनमें लाल गुलाब के अर्क में भिगोई हुई कागज की पट्टियों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक पात्र में उपस्थित विलयन की प्रकृति को नामांकित कीजिए। तो बच्चों, ये देखिए तीनों चित्र आपके सामने हैं। आप इनका उत्तर है चित्र 2.13 अम्लीय है, क्योंकि लाल गुलाब का अर्क अम्ल में लाल हो जाता है। अब चित्र 2.14 क्षारीय है, क्योंकि लाल गुलाब का अर्क क्षार में हरा हो जाता है। चित्र 2.15 उदासीन है, क्योंकि लाल गुलाब के अर्क का रंग उदासीन विलयन में अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बदलता है। आइए आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में एक द्रव प्रतिदर्श का परीक्षण विभिन्न सूचकों का उपयोग करके किया गया। सूचक देखिए, लाल लिटमस, नीला लिटमस, हल्दी हैं। परिवर्तन में लाल लिटमस पे कोई परिवर्तन नहीं, नीले लिटमस में लाल में परिवर्तित है और हल्दी में रंग में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि परिवर्तन केवल नीले लिटमस में है जो कि लाल में परिवर्तित हो गया। परीक्षणों के आधार पर द्रव की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति की पहचान कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर है यह द्रव अम्लीय है, क्योंकि इसमें नीले लिटमस को लाल कर दिया, जो कि अम्ल की विशेषता है। लाल लिटमस और हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात यह अम्ल है। आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे 2 अज्ञात विलयन दिए गए हैं ताकि वह जांच कर सके कि वे अम्लीय हैं या क्षारीय। मान्या को विलयनों का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों? उत्तर,
मान्य को विलयनों का परीक्षण करने के लिए प्याज के टुकड़े जैसे घ्राण सूचक का उपयोग करना चाहिए। यह सूचक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपनी गंध बदलते हैं, जिसे वह पहचान सकती है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण वह विलयनों के रंग पर निर्भर नहीं रह सकती। तो समझ में आया बच्चों, मान्य जो है देख नहीं सकती है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंदी है। वह केवल महक से, गंध से ही पहचान सकती है विलयन को। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग श्वेत कागज अध्याय के आरंभ में दिया गया पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है, और छिड़काव वाली बोतल में क्या लिया जा सकता है? विभिन्न संभावित संयोजनों के प्रयोग से प्राप्त लेखन के रंगों को एक तालिका में लिखिए। ये देखिए बच्चों, उत्तर लेखन समाधान यानी प्रकृति, और छिड़काव तरल यानी संकेतक, और प्राप्त रंग। ये देखिए, यानी कि लेखन समाधान आपने जो कागज जो लिखने के लिए लिया उसको कागज पे, सफेद कागज पे आप कुछ भी लिखेंगे, जो आपको इससे लिखना है, ये जो लेखन समाधान प्रकृति है। अब उसके ऊपर आप क्या छिड़केंगे कि जो आपने लिखा है वो दिखाई दे? तो बच्चों यही छिड़काव तरल संकेतक है, जो कि लिखे हुए पे छिड़कने से वह दिखाई देंगे, और किस रंग में दिखाई देंगे वह यहाँ है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। साबुन का घोल बेकिंग है, इसमें साबुन के घोल से अगर हम लिखेंगे तो हल्दी के घोल से छिड़काव करेंगे और वो लाल रंग में दिखेगा। चूने के पानी से अगर हम लिखते हैं तो हमें हल्दी के घोल का छिड़काव करना है और वह लाल रंग का दिखेगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से अगर हम लिख रहे हैं तो हल्दी के घोल का हमें छिड़काव करना है, वह भी लाल दिखेगा। साबुन के घोल से अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम उसमें हल्दी की जगह लाल गुलाब का अर्क छिड़क दें तो वह हरा हो जाएगा। नींबू के रस से अगर हम लिख रहे हैं तो लाल गुलाब के अर्क का छिड़काव करेंगे तो वह लाल हो जाएगा। सिरके से अगर हम लिख रहे हैं तो लाल गुलाब के अर्क का छिड़काव करेंगे तो वह लाल हो जाएगा। नींबू के रस से लिख रहे हैं तो नीले लिटमस विलयन का छिड़काव करने से वह लाल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न 7 पे, अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया, मिश्रण का रंग लाल हो गया। यदि इस मिश्रण में बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो क्या होगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर, मिश्रण का रंग हरा हो जाएगा, क्योंकि अंगूर के रस में लाल गुलाब के अर्क का रंग लाल हो जाना दर्शाता है कि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, जिसे मिलाने से अम्ल उदासीन हो जाता है। यदि घोल को क्षारीय बनाने के लिए पर्याप्त बेकिंग सोडा मिलाया जाए तो लाल गुलाब के अर्क का सूचक हरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। अश्विन ने अपनी दादी के जन्मदिन पर संतरे के रस का उपयोग करके उन्हें एक गुप्त संदेश लिखा। क्या आप संदेश को दृश्यमान करने में दादी की सहायता कर सकते हैं? इसे दृश्यमान करने के लिए आप किस सूचक का प्रयोग करेंगे? तो बच्चों उत्तर, संदेश को दृश्यमान करने के लिए हम ऐसे सूचक का प्रयोग करेंगे जो अम्लीय परिस्थितियों में रंग बदलता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि संतरा अम्ल है। हम जानते हैं कि संतरे का रस अम्लीय होता है, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। संदेश को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त सूचक नीला लिटमस विलयन या लाल गुलाब का अर्क होगा, जो कि कागज पर लगाने से, यानी उसका छिड़काव अगर हम कागज पे करेंगे तो संदेश लाल रंग से प्रदर्शित हो जाएगा। आइए अब प्रश्न 9 पढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार किया जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, प्राकृतिक सूचक पौधों के कुछ भागों जैसे फूल व सब्जियों से तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गिरे हुए लाल गुलाब की पंखुड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें धोएं, उन्हें कुचलें, एक बीकर में पानी व गुलाब की पंखुड़ियां डालकर इसे तब तक गर्म करें जब तक पानी रंगीन ना हो जाए, फिर तरल को छान लें, यह रंगीन जल ही सूचक है। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक सिरका, दूसरा बेकिंग सोडा का विलयन और तीसरा शक्कर का विलयन। क्या आप मात्र हल्दी पत्र का उपयोग करके उन्हें पहचान सकते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर, हम बेकिंग सोडा के घोल को पहचान सकते हैं क्योंकि इसका घोल क्षारीय होता है, लेकिन सिरके और शक्कर के विलयन में हम अंतर नहीं कर सकते क्योंकि हल्दी का कागज क्षारीय घोल में लाल हो जाता है। अम्लीय या उदासीन घोल में इसका रंग नहीं बदलता। सिरका अम्लीय होता है
और शक्कर का घोल उदासीन होता है। इस प्रकार केवल क्षारीय बेकिंग सोडा का घोल ही पीले हल्दी के कागज को लाल कर देगा। अन्य दो घोलों से कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न 11, लाल गुलाब का अर्क द्रव X को हरा कर देता है। द्रव X की प्रकृति क्या होगी? जब द्रव X में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, द्रव X क्षारीय है, आंवले का रस अम्लीय है। अधिक अम्लीय आंवला रस मिलाने से क्षार उदासीन हो जाएगा और विलयन अम्लीय हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अम्लीय विलयन में लाल गुलाब के अर्क का सूचक लाल हो जाएगा। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। निम्नलिखित प्रवाह चित्र में दी गई सूचनाओं का अवलोकन कीजिए और उनका विश्लेषण कीजिए। अधूरी जानकारी को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यह आपको एक प्रवाह चित्र दिया है। इसमें देखिए, एक उद्यान की कल्पना कीजिए जिसमें पौधे स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे। तो बच्चों, हमारे पास एक उद्यान है जिसमें कि पौधे हैं, लेकिन वे पौधे स्वस्थ नहीं है, मुरझाए से हैं, किसी में कोई परेशानी है, किसी में कोई बीमारी है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे दो स्थिति बन रही है। मृदा की प्रकृति डैश हो सकती है, मृदा की प्रकृति डैश। अब देखिए, या तो मृदा की प्रकृति क्षारीय होगी या अम्लीय होगी। तो देखिए, मृदा की प्रकृति अम्लीय हो सकती है, मृदा की प्रकृति क्षारीय हो सकती है। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, इसके लिए आप मिट्टी परीक्षण किट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अम्लीय मृदा का उपचार जो है चूने जैसे क्षार से किया जा सकता है। आपने परीक्षण कर लिया, आपको पता लग गया कि भाई वो अम्लीय है। अगर अम्लीय है प्रकृति मृदा की, तो आपको चूने जैसे क्षार से उसका उपचार करना होगा। उसके बाद अगर मृदा की प्रकृति क्षारीय हो गई, आपने मिट्टी परीक्षण किट से पता लगाया कि क्षारीय है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्षारीय मृदा का उपचार कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि से किया जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अध्याय 2 से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा समाप्त कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।